ऐसा कितनी बार होता है जब हम ये सोचते हैं कि यार ये डायमंड जो है इतना चमकता क्यों है। ऐसा कितनी बार होता है जब हम ये सुनते हैं कि यार ऑप्टिकल फाइबर लगवा लो, डेटा की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसा कितनी बार होता है जब किसी तार से करंट लग जाए तो ये सुनने को मिलता है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर की वायर लगवा लेते, इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता। और ऐसा कितनी बार सुना है कि डेजर्ट में एक पूल ऑफ वाटर नजर आता है जो कि एक्चुअल में होता नहीं है। इन सभी का रीजन आज हम देखने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लेक्चर के अंदर। ये टॉपिक ना केवल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको 100% पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आ जाओ करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए अब करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम में ही कुछ ऐसा आ रहा है कि इंटरनली कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए हैं और आपके लिए ब्यूटीफुल नोट्स बना रखे हैं रे ऑप्टिक्स के, ठीक है। तो इसके थ्रू अब हम फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम में देखो तो मैंने एक लिया डेंसर मीडियम, एक लिया रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम को मैंने मीडियम 2 लिया है और रेयरर मीडियम को मैंने मीडियम 1 लिया है। अगर कोई रे विदाउट, मान लो ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो अगर कोई रे जा रही तो वो सीधी चली जाएगी। अब ये जो इंसिडेंट रे इस सरफेस पे टकरा रही है तो इसी पॉइंट पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है तो आपकी जो रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, तो इसको बोलते हैं भाई रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको आर बोलते हैं, सही है। अब एक बात सुनो ध्यान से कि मान लो कि यहाँ पे ना ये आई है, ठीक है, और आई जो है यहाँ पे एक एंगल ऐसा भी आएगा, एक एंगल ऐसा भी आएगा जिसपे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना ये इस पॉइंट पर आ जाएगी, ये यहाँ थी ये यहाँ आ जाएगी। वो एंगल होगा आपका आई सी, ठीक है, वो एंगल आपका होगा क्रिटिकल एंगल आई सी। तो यहाँ पे आप देखोगे आई सी आई से बड़ा है, इसलिए जो रे है वो ऐसे गई है ना कि ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आई सी आई से बड़ा है। तो अगर पे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो स्नेल्स लॉ ध्यान से सुनो क्या कहता है। स्नेल्स लॉ बोलता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सेकंड मीडियम है ना, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में उसी मीडियम का एंगल, कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल है, तो साइन आई इनटू में म्यू 2 इज इक्वल्स टू साइन आर इनटू में म्यू 1, ठीक है। तो ये भाई आपका स्नेल्स लॉ कहता है, जिससे मैंने स्नेल्स लॉ से लिख दिया। तो ये तो बड़ा ही नॉर्मल केस था भैया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, डेंसर से रेयरर में गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब मैं एक एंगल की बात कर रहा था आई सी क्रिटिकल एंगल, जिस पे आपकी जो रे है रिफ्रैक्टेड रे वो नॉर्मल के साथ 90 एंगल बनाएगी, तो वो है भाई ये वाला केस। अब इसमें इंसिडेंट एंगल जो है ना यहाँ पे आईसी से छोटा था, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आईसी के इक्वल हो गया, मतलब वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आई सी के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे आर 90 हो जाता है, आई सी के इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो ध्यान से देखना, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अगर ये डेंसर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में आई, ठीक है, इनटू में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में आर। तो साइन आर कितना है 90 और साइन 90 कितना होता है भाई, साइन 90 1 होता है ना। तो हमने क्या करा, साइन 90 रख दिया यहाँ पे, साइन 90 और साइन आई सी के इक्वल है तो साइन आई सी रख दिया, तो साइन आई सी अपन में साइन 90 आपका क्या हो जाएगा म्यू 1 बाय में म्यू 2। अब साइन 90 तो 1 हो गया तो साइन आई सी खाली बच गया, तो यहाँ पे हो गया म्यू 1 बाय म्यू 2। और इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, म्यू 1 बाय म्यू 2 को इस तरीके से लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो म्यू 1 बाय म्यू 2 इस तरीके से लिख दिया। अब यार आपका रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, और वो बहुत ही ऑब्वियसली बात, जैसे कि आपका 2/3 है तो वो आपका 1/3/2 के भी इक्वल होगा, ये आपका रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है। तो यहाँ पे आप देख लो जो म्यू 1 2 है वो आपका 1 बाय में म्यू 2 1 के इक्वल होगा, ठीक है, ये रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है। तो ये आपका भाई आपका क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला है। अब अगर मान लो रेयरर मीडियम जो है वो एयर है तो उसके लिए म्यू 1 क्या होता है 1 होता है, तो म्यू क्या आ गया आपका, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई सी आ गया। आई सी क्या है भाई, क्रिटिकल एंगल है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में न्यूमेरिकल यहाँ से देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम, ठीक है, कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट है डेंसर मीडियम में जिसके लिए फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में 90 हो, उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जो मैं आपको काफ़ी देर से बता रहा हूँ। अब आता भाई तीसरा केस जो हमारा टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अभी तक मैं क्या कर रहा था भाई, आई सी के इक्वल कर दिया था मैंने। अब मान लो जो आई है वो आई सी से बड़ा कर दूं, आई सी से बड़ा कर दूं, तो अभी तक तो ये 90 पे था, अगर मैं इससे भी बड़ा एंगल खींच दूंगा तो ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर जाएगा भाई, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा किस में, डेंसर मीडियम में ही। तो यहाँ पे
इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आपकी जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट एंगल बना रही है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो, तो आपकी जो रे है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ना कि रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम के अंदर। इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको लैंग्वेज देख लेते हैं भाई। तो ये क्या है भाई? द फिनोमेना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, वही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। ठीक है, वापस टोटली रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है डेंसर मीडियम के अंदर। अब यार जो मैं आपको बता रहा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होते हैं, एक डायमंड स्पार्कलिंग और एक मिराज। यार डायमंड की जो स्पार्कलिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा डायमंड चमकता क्यों है, तो वो वहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है। ठीक है, डायमंड शाइन्स ब्राइटली बिकॉज हाउ लाइट बिहेव इनसाइड देम, किस तरीके से लाइट उसके अंदर बिहेव करती है, उसकी वजह से जो है आपका डायमंड ज़्यादा शाइन करता है। लाइट एंटर अ डायमंड बाउंस अराउंड मेनी टाइम्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो जो आपका डायमंड है ना, उसमें जो लाइट है ना बहुत ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट करती है, और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से आपको वो ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है। दिस हैपन्स बिकॉज डायमंड बेंड लाइट स्ट्रांगली एंड हैव अ स्पेशल एंगल वेयर लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक। द वे डायमंड आर कट विद मैनी सर्फेसिस डिजाइन टू मेक दिस हैपन, किटिंग दैट ब्यूटिफुल स्पार्कल। अब यार ये बोलना चाह रहा है कि जो डायमंड की शेप बनाई जाती है ना, इस तरीके से काटा जाता है कि जो उसका एंगल बनेगा ना वो हमेशा जो है इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से अंदर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से जो डायमंड की स्पार्कलिंग हमें ज़्यादा दिखती है। डायमंड का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी ज़्यादा होता है, और उसका जो एंगल होता है ना, क्रिटिकल एंगल, वो कम होता है। ऑब्वियसली जब आपका इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आईसी कम ही होगा, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा, ये मिराज, कई बार रेगिस्तान के अंदर जो है ना हमें लगता है कि पानी है, ठीक है, पूल ऑफ वाटर नज़र आता है, बट होता नहीं है। तो यहाँ पे उसका फिनोमेना देखो भाई। द मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन दैट क्रिएट द इल्यूजन ऑफ पूल ऑफ वाटर ऑन हॉट रोड और अ डेजर्ट, बट हेयर इज द ट्विस्ट, देयर इज नो वाटर एट ऑल। दिस फिनोमेना अकर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि भाई जो पूल ऑफ वाटर दिखता है ना डेजर्ट में या हॉट रोड के अंदर, तो वो एक्चुअल में होता नहीं है, उसमें एक फिनोमेना लगता है जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो ये क्या कह रहा है, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द हॉट एयर, कि सूरज की किरणें जब हॉट एयर से पास करती है या उसके नियर से पास करती है, तो उस रोड पे या फिर डेजर्ट में आपको क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। वो जो रेज है वो रिफ्रैक्ट बैक करती है, जिसकी वजह से एक इल्यूजन बन जाता है पूल ऑफ वाटर का। इस बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से ही इस तरह का आपको इल्यूजन देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मान लो कि ये आप हो और यहाँ पे कोल्ड एयर है, तो सब चीज़ बिल्कुल, ये जो चीज़ है ट्री है, मान लो आपको इसी तरीके से यहीं दिख रहा है, और यहाँ से जो सूरज की किरणें आ रही है आपको इसी तरीके से दिख रही है। बट ये जब हॉट एयर से सूरज की किरणें पास करती है ना, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से आपको एक इल्यूजन नज़र आ रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भाई आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भाई ऑप्टिकल फाइबर्स। यार आपने देखा होगा इस तरीके की वायर्स काफ़ी कॉस्टली होती हैं, और इससे आपको कभी भी करंट भी नहीं लग सकता है। तो इसमें भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि लाइट ऑप्टिकल फाइबर में आती है और मल्टीपल टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे एक क्लैडर होता है और एक कोर होता है, और क्लैडर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, कोर का ज़्यादा होता है, इसलिए टुवार्ड्स कोर बेंड हो जाती है लाइट्स। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। ये आपका बफर कोटिंग होती है इस पर, ये क्लैडिंग है, ये कोर है। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, ये यार डेटा और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट। इस तरीके का आप लिख सकते हो, हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड है, क्वालिटी ग्लास होता है, और इससे कोटेड होता है ये किस चीज़ से, एक मटेरियल से जिसका लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे आप देख सकते हो ये कोर जो है इससे आपका क्या है, कवर हो रखा है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम होता है। ठीक है, इसके तीन पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग, बफर, कोटिंग। ठीक है, आप लिख सकते हो कि कोर क्या होता है, कोर इसका सेंट्रल पार्ट है जिसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लैडिंग भाई जो कि कोर को सराउंड कर रहा है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ1 होता है, और μ2 μ1 से ज़्यादा होता है। बफर कोटिंग इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कोर एंड क्लैडिंग ऑप्टिकल फाइबर के। तो इस तरीके से लिख सकते हो, और ये जो है प्रिंसिपल पे किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरीके का आप देख सकते हो। यहाँ पे जो आईसी आपका एंगल आता है ना, ये आईसी आई से छोटा होता है,
ठीक है, जिसकी वजह से आपका यहाँ TIR होता है। इसमें हायर बैंडविड्थ होती है, इसलिए बहुत ही दूर तक भी आप अच्छे खासे सिग्नल्स इससे सेंड कर सकते हो। एप्लीकेशन की बताऊं तो यार इसका यूज़ होता है जैसे मेडिकल पर्पसेस में भी यूज़ होता है। जैसे अगर आप किसी के आपके ईसोफेगस के अंदर कोई प्रॉब्लम है या स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स एक वायर इंसर्ट करते हैं माउथ से स्टमक तक देखने के लिए कि क्या इशू है। तो उसमें कैमरा भी इंसर्ट किया जाता है और ये ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करी जाती है वायर्स, इसके आगे कैमरा लगा के इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ईसोफेगस और स्टमक की एक अच्छी इमेज हमें स्क्रीन पे मिल जाती है। तो एंडोस्कोपी में भी बहुत बढ़िया यूज़ है ऑप्टिकल फाइबर का। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को टेलीकम्युनिकेशन में तो है ही, इसका बहुत बड़ा यूज़ है। ठीक है, आजकल तो घरों में भी हम यूज़ कर लेते हैं टेलीविजन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फर्स्ट कन्वर्ट होते हैं लाइट में उस एक ट्रांसड्यूसर का यूज़ करके। और हर एक फाइबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है ना, उसमें मिनिमम इंटेंसिटी का लॉस होता है। इसमें 2000 टेलीफोन कन्वर्सेशन को तो बिना लॉस ऑफ इंटेंसिटी के ये ट्रांसमिट कर सकता है। इसके अलावा यार ऑप्टिकल फाइबर 2D पिक्चर्स के में भी यूज़ होता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को भेजने के लिए। फोटोमेट्रिक सेंसर का तरह भी यूज़ होता है ब्लड फ्लो हर्ट का निकालने के लिए, मेजर करने के लिए। रिफ्रैक्टोमीटर की तरह भी यूज़ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालने के लिए। तो होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं। तो यार पेपर में आपको ये ट्राइंगल दे देंगे, ये रे दे देंगे और पूछते हैं इसके अंदर कि शो करो कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है या TIR हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें देखो ध्यान से क्या होने वाला है। अब यार ये जो आपकी इंसिडेंट रे है ना, यहाँ पे जाके टकराई तो यहाँ पे आपने एक नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल बनाओगे तो अब ये किससे जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो होता है आई, मतलब कि ये आई है, ये आई है। तो अब ये कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा और ये आपको 30 दिया हुआ है। अब ये अगर 30 है और ये 90 है तो टोटल कितना होता है, कितना होता है भाई, टोटल 180 होता है। तो 180 होता है तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा भाई, 60 बच जाएगा। अब अगर ये 60 है तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये वाले ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो ये 30 और ये 90, तो ये कितना बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा भाई, ये 60 बच जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ये हो गया 60 और ये टोटल कितना होगा, ये टोटल 90 होगा, ये 60 तो ये 30, तो यही एंगल तो हमें चाहिए था। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया 30, तो और ये आपका कितना होता है, ये आपका होगा R। ठीक है, अब आ जाता है भाई कि इसमें TIR हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो भाई, जो आपका ग्लास होता है ना, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है आपको गिवन होगा कि 42 होता है। अब आपका क्रिटिकल एंगल 42 है और आपका इंसिडेंट एंगल 30 है। तो अगर इंसिडेंट एंगल छोटा हो IC से तो क्या होता था भाई, IC अगर बड़ा है आई से तो तब आपका TIR नहीं होता था, आपका नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता था। तो वही रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपका, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अब एंगल आपको 60 दिया हुआ है। अगर ये 60, ये 90 तो ये 30। और ध्यान से देखें तो इस वाले ट्रायंगल में भी देखें तो यहाँ पे ये 90, ये 60 कितना हो गया 150, तो ये कितना बच गया 30। अगर ये 30 तो ये 60। अब एंगल है 60, तो I अब क्या हो गया, I IC से बड़ा हो गया और I IC से बड़ा हो गया तो क्या होता है भाई, TIR होता है। तो यहाँ पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब इस पे आया, इस पे दोबारा नॉर्मल बनाओ, ये 30 है तो आपका ये भी 30 होगा। यहाँ पे आपने नॉर्मल बनाया, अब किस में जा रहा है भाई, डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो आपका क्या होगा, अब आपका रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि अब आपका जो आई है ना वो IC से क्या है, छोटा है, तो रिफ्रैक्शन हुआ। इस केस में रिफ्रैक्शन इसलिए हुआ है IC से छोटा है, इसमें IC से बड़ा है, इसलिए रिफ्लेक्शन हुआ था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया है और अगर आपको नोट्स चाहिए तो पूरे रे ऑप्टिक्स के नोट्स आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। आप देख सकते हो, प्रिज्म भी है इसके अंदर, ठीक है, डेरिवेशंस भी आपकी सारी की सारी, ठीक है, और आपका टेलीस्कोप भी है, ऊपर भी आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन की, और भी आपके जो इसके अंदर प्रॉपर नोट्स डेरिवेशंस आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको कांटेक्ट नंबर दिखाई दे रहा
होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए, लाइक प्रिज्म पे वीडियो चाहिए या टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी जो वन शॉट वाली वीडियो है केमिस्ट्री की वो फॉलो कर सकते हैं, ऑर्गेनिक स्पेशल प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, और 10 डेज प्लान मैंने PCMB का डाल दिया है, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। ऑल दी वेरी बेस्ट।